हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो कितने क्वेश्चन आप लोग आज बनाकर आए? 30 में से 30 है कितने? और कोई नहीं, आप लोगों का जब एग्जाम है तो आप भी 30 में से 30 बना लोगे या 27-28 तो बना ही लोगे, है ना? जिस प्रकार से पढ़ाया है उसी प्रकार से, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच जो कि बिल्कुल लाइव है, नया बैच है। साथ में दोस्तों वीओडी बैच मैंने फ्री दे दिया है। इस पे स्पेशल ऑफर आप लोगों का ला दिया हूं मैं 25 फरवरी तक। दोस्तों कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, इंडिया 200। ये कूपन कोड है। ज्वाइन कैसे करना है? जब प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, जब निर्माण बैच में इधर जब बाय नाउ पे जाओगे तो कूपन कोड दे जाएगा। जैसे क्लिक करोगे यहां पर 200 रुपए आप लोगों के कम हो जाएंगे। क्या सिलेबस है, क्या आपका डेमो वगैरह, सारी मैंने चीजें वहां पर डाल रखी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक सेकंड रुकिए। हां, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की सही विशेषता क्या है? देखिए दोस्तों, जो कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस, इसके सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दो जहां पर आपकी इच्छा है। दोस्तों ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। अगर बात करी जाए दोस्तों अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दो, इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखो समांगी मिश्रण आप लोग किसको बोलोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पानी में आपने नमक घोल दिया। दोस्तों जब घोल दोगे तो यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण सब एक जैसा नजर आएगा, तो इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। दोस्तों विषमांगी मिश्रण के भी आप लोग दो पार्ट में बांट सकते हो। एक होता है आपका कोलोइड और एक होता है सस्पेंशन, जिसे हिंदी में निलंबन बोलते हैं। तो मुझे बताएंगे जब पानी में गेहूं का आटा डालेंगे ये किस प्रकार का मिश्रण है? बताओ बताओ, ये किस प्रकार का मिश्रण है? बताओ बताओ। तो ये क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, कोलोइड और एक सस्पेंशन। गलत कर रहे हो, ये सस्पेंशन है, निलंबन है। सिमिलरली पानी में जो चॉक पाउडर डालोगे ये क्या है? ये भी सस्पेंशन यानी निलंबन का उदाहरण है। यार पता नहीं क्या करते हो आप लोग, समझ ही नहीं आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड का द्रव्यमान इतना है, वो इस वेग से गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ mv²। तो 1/2 m का मान दिया हुआ है 0.15, या फिर मैं 15/100 लिख दूं। v का मान दिया हुआ है 30, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ठीक है। तो ये 15 × 9 कितना हो जाएगा? 15 × 10 होता तो 150 होता, 15 × 9 है तो 135 होगा। और 135 में जब आप लोग 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 67.5 आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है प्लांट में जो जड़ें होती है वहां पर आ जाता है पानी, जो मिट्टी से होता है। उस पानी को पूरे प्लांट में ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। दोस्तों अगर पूछा जाए फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम क्या करता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन बना उसको पूरे प्लांट में ले जाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। आ गई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों हालांकि ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एलपी में भी आया है और आज भी आप लोगों का आया है। तो चलिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के सारे हो जाएंगे। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें से कौन सी मधुमक्खी को हम लोग भारतीय मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, कौन सी मधुमक्खी को लिटिल बी यानी छोटी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, कौन सी मधुमक्खी को इटालियन बी यानी इटली की मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एपिस सेरेना इंडिका, ये जो मधुमक्खी है इसे हम लोग इंडियन बी के नाम से जानते हैं। तो इंडियन बी में क्या हो जाएगा? एपिस सेरेना इंडिका। तो क्या 1 आपका बी से कनेक्ट हो जाएगा क्या? दोस्तों अगर हम लोग बात करें रॉक बी, कौन सी मधुमक्खी को रॉक बी के नाम से जानते हैं? एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, तो ये आप लोगों का
2 आपका सी से कनेक्ट हो जाएगा। कौन सी मधुमक्खी को लिटिल यानी छोटी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों एपिस फ्लोराई को हम लोग लिटिल बी के नाम से जानते हैं। तो क्या ये आपका 3D से कनेक्ट हो जाएगा क्या, बताइए। और दोस्तों एक मधुमक्खी की प्रजाति जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इटालियन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। तो बी सी डी ए। क्या दोस्तों कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। पूछा गया है NaOH में कौन सा आयन ऋणायन है? देखिए दोस्तों NaOH ये बेसिकली आपका 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, एक है धनायन एक है ऋणायन। तो इसमें धनायन कौन सा है? ये वाला जिसे आप लोग सिंपल सोडियम आयन भी बोलते हो, और ऋणायन कौन सा है? ये जिसे आप लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हो। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे ये आप लोगों के साथ साथ रहते हैं। तो आप लोगों से ऋणायन पूछा गया था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। आंख में आइरिस का क्या कार्य होता है? तो हमारी आंख में सामने ये गोल सा आप लोग देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं प्यूपिल यानी पुतली। क्लियर है? तो इसी प्यूपिल के माध्यम से क्या होता है? प्रकाश अंदर एंटर करता है। अगर इसका साइज ज्यादा होगा तो प्रकाश ज्यादा एंटर करेगा, इसका साइज कम होगा तो प्रकाश कम एंटर करेगा। अब आप लोग सोचोगे पुतली का काम है कि आंख में कितना प्रकाश जाएगा या कितना नहीं जाएगा, उसकी मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्यूपिल यानी पुतली के चारों ओर होता है आइरिस, है ना, जिसे आप लोग हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो आइरिस होता है ना, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, इसको छोटा बड़ा करने में आइरिस का योगदान है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है, और प्यूपिल क्या कर रहा है? आंख में कितना प्रकाश जाएगा, कितनी लाइट जाएगी, ये कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल, पुतली। तो और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस। कहीं ना कहीं आइरिस भी यही काम कर रहा है। बोलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बताएंगे। अपशिष्ट पदार्थों का जैव अपघटन किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बायोडिग्रेडेशन यानी जैव अपघटन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, अगर वह सरल पदार्थों में टूट जाता है, आप लोग बोलते हैं इसका डीकंपोजिशन हो गया, अपघटन हो गया। लेकिन दोस्तों हम लोग बायोडिग्रेडेशन यानी जैव अपघटन किसको बोलेंगे? अगर किसी सूक्ष्म जीव की क्रिया के कारण यह सरल पदार्थों में टूट गया। जैसे ऐसे थोड़ी कि लोहे का टुकड़ा है, आपने इसको छोटे छोटे पीस में काट दिया और आप लोग बोलोगे अपघटन हो गया, है ना। ये तो आपने काटा, किसी जीव के माध्यम से थोड़ी हुआ है। तो अगर किसी सूक्ष्म जीव, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से अगर अपघटन हो रहा है तो इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, या फिर हिंदी में जैव अपघटन। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया किसी जीव के कारण हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि सब्सटेंस डेट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे पदार्थ जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी किसी जैविक क्रिया के माध्यम से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। क्लियर है क्या? जैव निम्नकरणीय बोलेंगे और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RER और SER के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग होते हैं, उन्हीं में से एक कोशिकांग है जिसका नाम है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका हिंदी में जिसको बोलते हैं अंत्यप्रद्रवी जालिका। दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है, एक RER और एक SER। दोस्तों RER इसका देखो, इसकी सतह पे राइबोसोम होता है और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो कहीं ना कहीं RER क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, यहां पर किसका निर्माण होता है? फैट का होता है, जिसे लिपिड भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा। तो कौन सा कथन सही है? RE की सतह पर राइबोसोम होते हैं जबकि SER की सतह पर नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों RER की वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है और इसकी वजह से फैट का। तो SER क्या प्रोटीन संश्लेषण में? नहीं, SER तो वसा के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बी नहीं होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे।
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर कब बनता है? देखिए दोस्तों, ये रहा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर मान लेते हैं, वक्रता केंद्र, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट को बोलेंगे फोकस। क्लियर है? ये हो गया मुख्य अक्ष। अगर आप लोग किसी वस्तु को बहुत दूर रखोगे, अनंत पर रखोगे, तो जब अनंत पे कोई वस्तु होती है उससे प्रकाश किरणें कैसी आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो कोई भी दो किरणें देख लो परावर्तन के बाद में कहां पर मिलेगी? तो जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो दोनों किरणें फोकस पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब फोकस पर कब बनेगा? जब वस्तु को आप लोग अनंत पर रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे बताओ। और दोस्तों टेक्नीशियन के लिए जल्दी अपन फाइनल पंच शुरू करेंगे, टेंशन ना लीजिए। नेफ्रॉन में निस्यंद के प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? देखिए आप लोगों को पता है नेफ्रॉन में ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। दोस्तों इसके पास में से कुंडली नुमा कुछ होता है जिसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल के पास में, तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी निकटस्थ समीपस्थ नलिका। इसके बाद में इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद में दोस्तों इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी दूरस्थ समीपस्थ नलिका। और यहां पर होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए होता क्या है, यहां पर जब ब्लड यहां से पास होता है तो इस ब्लड को फिल्टर कर लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में फिल्टर करके जो बना इसे बोलेंगे फिल्ट्रेट यानी निस्यंद। और ये निस्यंद ऐसे 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 फ्लो होता है। बोलो तो सबसे पहले आप लोगों का हो जाएगा बोमेन कैप्सूल, ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता। उसके बाद में कौन सा होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। देखो बोमेन कैप्सूल के जस्ट पास में क्या है? यही है, पीसीटी है। तो उसके बाद में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, उसके बाद में लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल, फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताओ, एक गेंद को एक मीनार के ऊपर से गिराया जाता है। दोस्तों ये कोई टावर है, कोई इमारत है, इसके टॉप से आपने किसी गेंद को गिराया। कुछ बोला गया है क्या कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया या कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला गया। वेरी गुड। बोला जा रहा है जब ये जमीन पर पहुंचते बस इस जगह इसके वेग हो जाता है, फाइनल इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कितनी ऊंचाई से ये गिराया था। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, v बराबर √2gh। ये कर लो, क्लियर है? तो v का मान कितना है? दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कुल मिला के v² बराबर 2gh हो जाएगा। तो v का मान 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 बराबर 2। स्मॉल g का मान वैसे तो 9.8 होता है, आप लोग 10 मान लीजिए, क्लियर है, बराबर h। तो h का मान कितना हो जाएगा? 900/2 × 10। तो 1 0 से 1 0 कटा, 90/2 हो गया 45। क्लियर है? सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे बताओ। दोस्तों हृदय में डायस्टोलिक दाब कब होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी आप लोग अपना ब्लड प्रेशर मापोगे 2 नंबर मिलेंगे। जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो दोस्तों ऊपर वाला जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो देखिए ये हमारा हार्ट होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। क्लियर है? दोस्तों यहां से एक बड़ी सी नली कनेक्टेड होती है जिसको बोलते हैं ओरोटा यानी महाधमनी। तो देखिए होता क्या है, यहां से ब्लड आपका यहां पर जाता है, फिर अलग अलग आर्टरी यानी अलग अलग धमनी में जाता है। दोस्तों जब आप लोगों के निलय में संकुचन होता है तो इस दौरान आर्टरी यानी धमनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कितना है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये रिलैक्स होता है तो इस दौरान दोस्तों जो ब्लड का प्रेशर कितना है या आर्टरी में जब ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर कितना है उसको बोलेंगे डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब आपका वेंट्रिकल निलय जब आप लोगों के रिलैक्स करते हैं तो इस दौरान कितना प्रेशर है? बोलो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्या? एक बच्चा बोल रहा सर ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब यार आप रिवीजन नहीं करोगे, सिलेबस पूरा नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही मैं बोलूं। बताओ एक भी क्वेश्चन ऐसा है क्या जो अपन ने नहीं पढ़ा हो कि सर पता नहीं क्या ही आ गया? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। और दोस्तों टेक्नीशियन के लिए भी अपन फाइनल पंच शुरू करेंगे एक बार ये एग्जाम हो जाए, ठीक है? आरआरबी जेईई का, उसके बारे में टेक्नीशियन के 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें पूरा पेपर आ जाएगा, टेंशन मत लो।
यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए। दोस्तों कोई कंडक्टर है, कोई चालक है। चालक किसको बोलते हो? जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। जैसे मान लो कोई वायर है, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है वो एक मैग्नेट यानी चुंबक की भांति व्यवहार करता है और उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान दोस्तों किस पे डिपेंड करता है? चुंबकीय क्षेत्र को 20 से अगर माने तो उसका मान होता है करंट के समानुपाती। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर करंट डबल कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी डबल हो जाएगा। चलिए बताओ, यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का दे रहा है, किसी वॉल पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन दीवार में कोई परिवर्तन नहीं है, वहीं की वहीं है उसकी स्थिति, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक विस्थापन ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो कार्य का मान क्या होगा? शून्य ही होगा। चलिए, उत्तल लेंस द्वारा बिंदु आकार का प्रतिबिंब कहां बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। देखिए दोस्तों, आपको पता है उत्तल लेंस में जब हम लोग, जैसे मान लो इसका एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा, तो आपको पता है जब किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इधर वाले फोकस पे बनता है। याद है क्या? बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत हाईली डिमिनिश्ड होता है। तो पॉइंट साइज की इमेज कहां पर बनती है? फोकस पर बनती है। कब बनती है? जब किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं। दोस्तों कैसा क्वेश्चन था? अभी तो आसान लग रहा है, एग्जाम में बनेंगे नहीं है, ध्यान रखना अगर अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो। ग्रुप डी 2026 का बैच कब से ला रहे हो? दोस्तों ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक ही मोटिवेशन जी, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए बताओ, मुंह में कौन सा एंजाइम होता है जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है? दोस्तों जो स्टार्च खाते हैं हम लोग वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो जब ये खाओगे तो इसका क्या होगा? पाचन होगा, ये सरल पदार्थों में टूटेगा, है ना, या मैं बोलूं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताएंगे, यदि उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो उसके साथ क्या होता है? तो ये रहा उत्तल लेंस, इसके बिल्कुल बीच मिड वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण मान लो यहां से होके जा रही है, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, सीधे सीधे वह जाएगी, तो बिना मुड़े सीधे सीधे जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका यूज कहां पर होता है? मैंने कई बार बताया है, एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, जो पेपर इंडस्ट्री होती है, कागज उद्योग, वहां पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बंदूक और गोली के मामले में न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में बताओ। देखिए दोस्तों, ये रही बंदूक, बंदूक के अंदर है बुलेट, गोली। तो दोस्तों बंदूक गोली पे बल लगाती है तभी तो गोली आगे जाती है, और गोली इतना ही बल बंदूक पे लगाएगी तो, और विपरीत दिशा में, इसलिए बंदूक पीछे आती है। तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और HNO3 के आणविक द्रव्यमान क्या होंगे? आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है? इनके एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में क्या है? कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 AMU। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 AMU हो जाएगा। तो 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44 AMU हो जाएगा। चलिए दोस्तों, HNO3, इसमें हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान 1 AMU, नाइट्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान 1 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान 16। तो 3 का कितना हो जाएगा? अच्छा, नाइट्रोजन के एक एटम का 14 AMU होता है ना, कैसे गलती कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 16 × 48, तो 3 का हो जाएगा 48। दोस्तों जोड़िए इनको, 48 + 14 + 1, बताओ 8 और 1 9, 9 और 4 13, 4 और 1 5 63, है ना। तो इसका 44 AMU, इसका 63 AMU। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान रक्त मानव हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है लंग्स से पहले ब्लड आता है हमारे कहां पर, हार्ट में। हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट से वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग में जाता है। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए हार्ट में रक्त कितनी बार आ रहा है? पहले एक बार आया, ठीक है, फिर वापस आया, 2 बार आ रहा है। तो इसी तो हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, एग्जांपल बताओ एक, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अभी देखते हैं तैयारी कैसी है आपकी, आ जाओ। फिश, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करा करो, मजा आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की रासायनिक अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में, सॉरी, जो अनसैचुरेटेड, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। किसके कंपेयर में? सैचुरेटेड के कंपेयर में। इसका कारण क्या है? यह बात एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, असंतृप्त, दे आर मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन है कि क्यों है? देखो, सैचुरेटेड में, संतृप्त में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि काफी स्टेबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये थोड़े अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं, तो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस कार्बन 12 का क्या महत्वपूर्ण है? 12 का मतलब 12 यहां पर मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक आप लोग जानते ही हैं, 6 होता है। एक और होता है कार्बन का, जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। हमको इससे मतलब नहीं है दोस्तों। इस वाले की क्या इंपॉर्टेंस है मुझे ये बताइए। अगर मैं बोलूं इसके एटम का द्रव्यमान कितना है, परमाणु का द्रव्यमान क्या है, तो ऊपर जो संख्या है उसके आगे आप लोग लिख देंगे AMU, यानी आप लोग बोलोगे कार्बन के एटम का द्रव्यमान है 12 AMU। तो दोस्तों 1 AMU क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं 12 AMU में आप लोग 12 का भाग लगाओगे तभी तो आपका 1 AMU आएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए 1 AMU की क्या परिभाषा है, एक एटॉमिक मास यूनिट की क्या डेफिनेशन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की क्या परिभाषा है, तो अगर एक परमाणु का, ये कार्बन के परमाणु का अगर द्रव्यमान ले और उसके 12 टुकड़े करें हम लोग, तो एक जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा? 1 AMU होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे किसी का द्रव्यमान मान लीजिए 16 AMU है परमाणु का द्रव्यमान, तो आप लोग क्या बोल रहे हो? 1 AMU के कंपेरिजन में ये 16 गुना है इसका। तो ये स्टैंडर्ड, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अरे आशित पढ़ लो बेटा, इसी में रह जाओगे। दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। मिश्रित फसल क्या है? मिक्स क्रॉपिंग क्या है? देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की क्रॉपिंग होती है। एक तो मिक्स क्रॉपिंग होती है, एक इंटर क्रॉपिंग होती है। दोनों में ही क्या होते हो आप लोग? कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, जैसे आपके पास में मान लीजिए 2 फसल है ना, 2 फसल है, उनके बीज आपने मिक्स किया और डाल दिया। दोस्तों क्या कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? जैसे देखो यहां पर येलो वाली क्रॉप है, इसके पास में ब्लू वाली, फिर येलो वाली, फिर येलो वाली, फिर ब्लू, एक कोई रैंडम में सेट कर रखा है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी एक फसल के बीज लगा दिए, फिर किसी दूसरी फसल के बीज लगा दिए, फिर वापस इस वाली के लगा दिए, मतलब एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। जैसे एक ये वाली फसल तो एक ये, या फिर एक लाइन इसकी तो 2 लाइन उसकी, फिर 1 लाइन इसकी फिर 2 लाइन, है ना। तो क्या दोनों में अंतर समझ में आया या नहीं आया? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, जहां पर एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं, ऐसे रैंडम, ठीक है। तो सर क्या डिफरेंस है? देखिए मिक्स क्रॉपिंग, ये इंटर क्रॉपिंग का और मिक्स क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, मैं पहले ही बताऊं, एक्सप्लेन करूं क्या? मतलब मेरे हिसाब से आपके पास भी समय नहीं, क्योंकि अब आपका एग्जाम है, ये पढ़ लेना, इससे कई बार मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सही अंतर कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर हम भी एक प्रकार के एनिमल है, जंतु। हमारी कोशिका के चारों ओर पाया जाता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब हमारी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल केवल आपको प्लांट की कोशिका के चारों ओर मिलेगी, फंगस यानी कवक की कोशिका के चारों ओर मिलेगी, बैक्टीरिया की कोशिका के चारों ओर मिलेगी, ठीक है। हमारी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। वेरी गुड।
दूसरी बात करें और डिफरेंस, दोस्तों प्लांट की कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। हमारी कोशिका के अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कुल मिला के कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल सेल डज नॉट। एनिमल सेल के पास में कुछ भी नहीं है। क्या डी इसका आंसर हो जाएगा? क्या मजा आ रहा है? क्या क्लियर है? क्या चलो बताओ। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की क्या भूमिका है? देखिए दोस्तों, ये रही हमारी अर्थ और ये है मून। क्या इन दोनों के बीच में कुछ बल कार्य करेगा? क्या बोलो? बिल्कुल सर, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। वेरी गुड। अब ध्यान रखो दोस्तों, जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो उस वस्तु पर एक बल लगता है केंद्र की ओर। तो अगर इसको सर्कुलर मोशन करना है, वृत्तीय पथ पे गति करना है, या मैं बोलूं अर्थ के चारों ओर अगर घूमना है, तो एक अंदर की ओर एक बल होना चाहिए। तो ये बल कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। मतलब इसी बल की वजह से दोस्तों मून अर्थ के चारों ओर घूम पा रहा है, उसी कक्षा में बना रह पा रहा है। बोलो यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टर की गंध क्या होती है? पहले तो मुझे बताओ एस्टर होता क्या है? दोस्तों जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो, इस ऑक्सीजन से कुछ भी जुड़ा हो सकता है, एक कार्बन या दो कार्बन है ना, और सिमिलरली इस कार्बन से भी कुछ भी जुड़ा हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो एस्टर ये होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन से ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन से हो सकता है एक कार्बन जुड़ा हो सकता है, दो जुड़ा हो, एनीवे इस कार्बन से भी हो सकता है एक जुड़ा हो, दो, वो बात की बात है। क्वेश्चन में पूछा गया था इसकी गंध कैसी होती है? दोस्तों इसकी गंध कैसे होती है? स्वीट स्मेलिंग, है ना, मतलब ऐसे अच्छी, आपको मजा आएगा, हा 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 हा, ऐसे मीठी सी गंध होगी। ठीक है, तो करेक्ट, एक फल जैसी ऐसे मीठी सी गंध होगी। इसीलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है परफ्यूम बनाने में। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, 25 फरवरी रात्रि 12 बजे तक आप लोगों का यह ऑफर रहेगा, साइंस के फाउंडेशन बैच पे भी और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बैच पे भी, जो कि CBT 2 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ट्यूनिंग फॉर्क, अब ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ये होता है ऐसा, अगर आप लोग इसको रबड़ के किसी पैड पर मारोगे तो क्या ये वाइब्रेट करेगा? क्या, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। या दोस्तों अगर आप लोग उसको मेज पे मारोगे तब भी ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप टेबल पे मारोगे तो क्या इसका बढ़ता है? तेज मारोगे आवाज ज्यादा आएगी, लाउड। और दोस्तों किसी भी ध्वनि की लाउडनेस यानी प्रबलता किस पे डिपेंड करती है? उसके एम्पलीट्यूड यानी आयाम पे। तो अगर ज्यादा लाउड आ रहा है इसका मतलब एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताएंगे। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन। जब किसी अवतल दर्पण के लिए वस्तु को, ये रहा अवतल दर्पण, दोस्तों ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, ये दर्पण का मध्य बिंदु पोल, और इनके एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट को बोलेंगे फोकस। क्लियर है क्या? अब देखिए पहले क्या था, वस्तु वक्रता केंद्र से परे थी, कहीं ना कहीं इस जगह थी। आप लोग क्या कर रहे हो? अब इधर लेकर आ रहे हो। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया जब भी किसी वस्तु को अवतल वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब ना छोटा बनेगा ना बड़े बनेगा, समान आकार का बनेगा। अगर लेफ्ट में कहीं पर रखोगे तो छोटा बनेगा और राइट में कहीं पर रखोगे तो बड़ा बनेगा। तो कुल मिला के जैसे मान लो अगर यहां पर वस्तु रखोगे उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। यहां पर जब रख दोगे उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। यहां पर रख दोगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे यहां से आते जा रहा है प्रतिबिंब का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था क्या? बोलो बढ़िया था क्या? दोस्तों मैं केवल 2 शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं, थर्ड के नहीं है, केवल 2 के करा रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उपकला उत्तक नहीं है? उपकला उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के प्रसार में विरलन के समय कणों का घनत्व कैसा होता है? जैसे दोस्तों मान लीजिए घंटी है और यहां पर कोई सुनने वाला है और बीच में एयर के पार्टिकल है यानी वायु के कण है। तो जब आप घंटी को बजाओगे ये वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तो जो वायु के कण इसके पास में आएंगे वो भी कंपन करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि कहीं कहीं पर वायु के कण दोस्तों बहुत पास पास में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, कहीं पर काफी दूर दूर हो जाएंगे। तो जहां पर दूर दूर होते हैं इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन यानी विरलन, और जहां पर पास पास होते हैं उसको बोलेंगे कंप्रेशन यानी संपीड़न।
तो बोला जा रहा है विरलन के समय घनत्व भाई काफी दूर दूर है, डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अरे रेयर फ्रैक्शन में बोल रहा है, विरलन में कण दूर दूर होंगे ना तो डेंसिटी कम होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? यहां पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। यहां पर टूट के दो उत्पाद मिल रहे हैं, ये डीकंपोजिशन यानी अपघटन अभिक्रिया है। यहां पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद आके बैठ गया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कर लो, कौन सी एकल विस्थापन अभिक्रिया है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बोर-बरी नियम के अनुसार एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो दोस्तों किसी भी एटम यानी परमाणु की बात करी जाए, उसमें बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक और उसके चारों ओर होती है कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? तो पहले कोश को हम लोग के कोश के नाम से जानते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम। तो एम कोश का मतलब तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, 2n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। बोलो यस और नो, ऑप्शन नंबर डी बोलो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अभी तो आसान लग रहा है ना, एग्जाम में मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, दिमाग घूम जाएगा, रे यार पढ़ा तो था। देखो दोस्तों, अवतल दर्पण क्या करता है पहले मुझे बताओ। जैसे मान लो ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। अगर दोस्तों बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही है अनंत से, तो क्या अवतल दर्पण इनको कन्वर्ज करता है क्या? और कन्वर्ज करके कहां पर मिलाता है? फोकस पे मिला देता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सूर्य के प्रकाश है उसकी उष्मा का, उसकी हीट का इस्तेमाल करके पानी को गर्म करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपने एक दर्पण लगा दिया, तो यहां से जब दूर से प्रकाश किरणें आएगी वो ये कहां पर आ जाएगी? फोकस पे आ जाएगी। ये मान लो इसका पॉइंट है, इस दर्पण का ये क्या है? फोकस है। तो फोकस पे हमने कुकर को रख दिया, तो सारी हीट यहां पर आएगी, सारा प्रकाश यहां पर आएगा, जिससे ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को फोकस पर कहते हैं उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो बताओ, मायोपिया के इलाज में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में के इलाज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का। ये बात आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, कौन सा मिश्रित फसल खेती का मुख्य लाभ है? बताओ दोस्तों, एक होमवर्क दे दूं आपको, ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। चले, है ना, मैंने वापस लगा दिया ये, लेकिन एक होमवर्क मैं हमेशा देता हूं आपको क्लास में। चलो बताओ, जंतु को कोशिकाएं पौधों की कोशिकाओं से कैसे भिन्न होती है? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, ये कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट किस जीव में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट ये एक प्रकार का प्लास्टिड है, और प्लास्टिड केवल प्लांट की कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो इसमें से एक बेसिकली आपको प्लांट की पहचान करनी है। तो क्या मैं ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दूं क्या? बोलो यस सर। कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों ये आपका होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसको गर्म करते हैं तो आप लोगों को मिलता है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे जनरली आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या जिप्सम से ही तैयार किया जाता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप लोग पानी मिला दोगे, काफी हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। बोलो, ये बात भी मैंने कई बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी में लिखी हुई भी है। इसका पीओपी का इस्तेमाल मूर्तियां बनाने में होता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं कि पीओपी? नहीं दोस्तों, गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए, ये पूछा गया आज तो क्वेश्चन, मजा आ गया, करो इसको। एक वैज्ञानिक मनुष्य बना रहा है, एक साइंटिस्ट ह्यूमन बना रहा है, मनुष्य बना रहा है, तो पोषण और उत्सर्जन के लिए कौन सा विशेष उत्तक देना होगा? क्या शानदार क्वेश्चन है यार। दोस्तों, जो हम लोग भोजन करते हैं, जब उसका पाचन होता है तो वो ब्लड में आ जाता है। दोस्तों, ब्लड के माध्यम से ही वो पोषक तत्व पूरी बॉडी में जाते हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो ब्लड बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजन वाला वेस्ट,
ब्लड उसको घोल लेता है अपने में और घूम के किडनी के पास में आ जाता है, किडनी इस ब्लड में से इस वेस्ट को निकाल लेता है। तो वेस्ट को किडनी तक लाने में ब्लड इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलो क्या शानदार क्वेश्चन था या नहीं था, बोलो। ठीक है, चलिए बताओ कौन सी धातु तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग किसी मेटल यानी जब भी किसी धातु की अभिक्रिया किसी आप लोग एसिड से करवाओगे, अम्ल से करवाओगे, तो एक तो सॉल्ट मिलता है, लवण मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब जैसे H2SO4 है, देखो दोस्तों जिंक से अभिक्रिया करा रहे हो, क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या जिंक? आप लोग बोलोगे जी सर। तो दोस्तों ये जिंक बैठ जाएगा SO4 के साथ में, हाइड्रोजन को हटा देगा। वेरी गुड। चलिए अब दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाई आपने कॉपर से, क्या कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? नहीं गुरुजी, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, केवल जिंक काम कर पाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए। अरे सी कहाँ से लगा रहे हो यार, बस ऐसे रटते जाते हो, फिर बोलते हो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने ये करी। ठीक है, आ जाओ। रैंसिडिटी के से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपके भोजन में फैट है यानी वसा है, अगर आप लोग इसको खुले में छोड़ोगे ना, तो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर लेता है, यानी वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है। और इससे दोस्तों ये जो इस खाने में बहुत अजीब सी गंध आती है, तो इसी को हम लोग रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आप क्या करें इसके लिए, तो जो आपका फूड है, भोजन है, उसको एक बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर का मतलब उसमें एयर भी नहीं जा पाए, उसमें आप लोग रखो, या रेफ्रिजरेटर में रखो आप लोग भोजन को, क्योंकि बहुत कम तापमान पर रैंसिडिटी की प्रक्रिया काफी स्लो हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का यूज है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालेंगे, क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, जिससे उसके जर्म्स, पानी में अगर कोई जर्म्स है, कीटाणु है, वो मर जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अच्छा दोस्तों एक चीज पूछूं क्या मैं, जल्दी से मुझे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं करना है, नई वाली एनसीईआरटी में ये है। अभी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, रेलवे ने ये गलत दिया है ये, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी ने, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाला दिया हुआ है। वेरी गुड, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। देखो नई वाली एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो गलत मत कर देना। आ जाओ। यदि बल और विस्थापन दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो कार्य कैसा बदलेगा? तो दोस्तों जब आप लोग किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हो, अगर वह उसी दिशा में उसका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कार्य का मान क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों का मान ही डबल हो जाएगा, मान लो F की जगह 2F और D की जगह 2D, तो नया कार्य 2 इंटू 2 4, 4FD, पहले कितना था FD, तो कार्य क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक मिलाया गया है, तो विलयन में नमक की प्रतिशत सांद्रता। अब सर सांद्रता 3 प्रकार की होती है। एक होता है आप लोगों का विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। एक होता है विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन। तो आयतन तो दे ही रखे, इसका मतलब यही वाली सांद्रता निकालनी है। कौन सी? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। और विलयन कितना हो गया? दोस्तों पानी सॉल्वेंट है, विलायक है, तो इसमें जब 10 ग्राम मिलोगे तो ये बनेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है आपका 100 ग्राम। क्लियर? परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुना कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो ये कटा बेसिकली दोस्तों 10% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखोगे तो क्या होगा? देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रख दो, अनंत पे रख दो, यहाँ पर कहीं पर भी रख दो, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो बात तो आपको पता ही है। अब देखो ये रहा पोल, ये रहा फोकस, कहीं पर भी वस्तु को रखोगे ना, यहाँ पर कहीं पर भी, अनंत के अलावा कहीं पर भी, तो प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो? एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हो। अगर आपका चाल का मान सेम है, जैसे मान लो 40 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 40 मीटर पर सेकंड है, तो मैं बोलूंगा आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हो।
वेग का मान तो बदलेगा ही, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। पहले आप ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे जा रहे हैं, जब दिशा ही बदल रही तो वेग बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? अगर आपकी चाल का मान कांस्टेंट है तो आपको बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि वेलोसिटी तो बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है, चलिए बताओ, प्लास्टिक को जलाकर प्लास्टिक का निपटारा किया जा सकता है क्या? डिस्पोज किया जा सकता है क्या? अरे नहीं। आप सोचो यार, प्लास्टिक है, जला दो, काम हो गया। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये हटाओ इसे। और दोस्तों, प्लास्टिक को जलाया जा सकता है क्या? अरे काफ़ी हानिकारक गैस निकलती है, ये सही है। तो ये गलत है, लेकिन आर सही है। बताओ, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। अनाज को भंडारण से पहले धूप में और फिर छाया में क्यों सुखाना चाहिए? दोस्तों, अगर इसमें कोई मॉइस्चर है, कोई नमी है, वो निकल जाए। अब आप लोग सोचोगे धूप में ही सुखा ले, छाया में क्यों सुखा रहे हैं फिर? दोस्तों, अगर आपने बहुत समय तक धूप में रखा तो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। जैसे भाई गेहूं वगैरह बहुत तेज धूप रखोगे तो वो क्रैक से हो जाएंगे, क्रैक पड़ जाएंगे, उसमें दरारें सी पड़ जाएगी। तो थोड़ी सी आप लोग पहले धूप में फिर छाया में, है ना, नमी को अच्छी तरह हटाने और अनाज को नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिससे बॉडी के हार्मफुल, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, धारा वहन करने वाले वृत्ताकार चुंडली के केंद्र पर। तो दोस्तों, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? किस पे डिपेंड करेगा? एक तो दोस्तों कितनी करंट फ्लो हो रही है इस पे डिपेंड करेगा, और त्रिज्या पे करेगा। अगर त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा, मतलब वायर से केंद्र दूर हो गया, तो फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तित होगा। तो इन दोनों पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों, कैसा लगा सेशन? टेक्नीशियन के लिए जल्दी करेंगे, 3-4 दिन बाद में करेंगे अपन फाइनल पंच शुरू, टेंशन मत लो। और साइंस का फाउंडेशन बैच जुड़ो, तैयारी बेहतरीन करो। आपके लिए कूपन कोड भी मैंने दे दिया है, पूरे 200 रुपये का ऑफ है। ठीक है, कोड यूज़ कर लीजिएगा, India 200। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना। पेड कोर्स में निर्माण बैच में जब जाओगे, आपको पूरा सिलेबस भी मैंने बता दिया, नया सिलेबस क्या है आपको मैंने सारी वो चीज़ भी बता दी। क्या चीज़ बता दी बताओ? डेमो भी दे दी है। ठीक है, जब बाय नाउ पे जाओगे कूपन कोड आएगा तो वहां पर लगा लेना, प्ले स्टोर पे, है ना। और ये VOD बैच में आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, अगर किसी को जल्दी सिलेबस पूरा करना है, वरना जो लाइव होता है वो तो होता ही है। थैंक यू सो मच।